वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्केन के प्रिपरेशन को लेकर के बेसिकली। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो पहला हम लोग प्रिपरेशन देखें एल्केन का। तो उसके आप पहले इस चार्ट पे एक ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने एक चार्ट को ड्रॉ किया है। इस चार्ट में आपको दिख रहा है ये जो पहला आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये एल्केन है, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है ना, ये अल्काइल हेलाइड है, अल्काइल हेलाइड है, ये ROH जो है ये अल्कोहल है, ये कार्बोनाइल्स हैं, कार्बोनाइल्स हैं, और ये एसिड है। ठीक है, अब कार्बोनाइल्स पे ध्यान दीजिएगा। कार्बोनाइल्स पे ये ऊपर वाला एल्डिहाइड है और नीचे वाला कीटोन है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एल्केन का प्रिपरेशन करना है। एल्केन का प्रिपरेशन करना है मतलब कि हम लोग को इस कंपाउंड को बनाना है। ठीक है, अब एल्केन का प्रिपरेशन यहाँ पे जितने भी कंपाउंड आपको इस चार्ट में दिख रहे हैं, लाइक एल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हेलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड, ये सारे कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं, एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक स्टेप में ये लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन को दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे एल्केन का। तो आप एक चीज देखो कि CnH2n एल्कीन होता है, यहां से हमको बनाना है CnH2n+2 एल्केन को। CnH2n-2 एल्काइन होता है और यहां से हमको बनाना है CnH2n+2 एल्केन को। तो एल्कीन हो या एल्काइन हो, अगर आपको एल्केन बनाना है, इन दोनों को अगर आपको एल्केन में कन्वर्ट करना है, एल्केन को प्रिपेयर करना है इन दोनों से, तो आप देखो कि दोनों ही जनरल फार्मूलाज में, यहाँ का ये जनरल फार्मूला और यहाँ ये एल्कीन और एल्केन के जनरल फार्मूला में क्या आपको दिख रहा है, दोनों के जनरल फार्मूला आपको डिफरेंस दिख रहा है सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स का। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को डाल दें, मतलब हाइड्रोजिनेशन करवा दें, तो हाइड्रोजिनेशन अगर हम करवा देंगे तो एल्कीन गेट्स कन्वर्टेड टू एल्केन। एल्काइन में भी हमको क्या दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे 2H2 डाल दें, 2 एल्काइन डाल देंगे, 2H2 अगर डाल देंगे तो एल्काइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मतलब कि एक चीज फिगर आउट हो रहा है यहाँ पे कि एल्केन या एल्कीन या एल्काइन दोनों में से किसी को भी अगर हमको एल्केन में कन्वर्ट करना है तो हमको उसमें क्या डालना है, हमको उसमें हाइड्रोजन डाल देना है, मतलब हाइड्रोजिनेशन करवा देना है। तो कभी भी अगर आपको किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजिनेशन करवाना है तो आपको कैटलिस्ट यूज करना होगा। आप वहां पे कुछ कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे पहले छोटा सा लिख देते हैं। स्टेटमेंट मेरा रहेगा कि एल्कीन आर reduced to alkane by hydrogen by reduced into alkane। ठीक है, एक हम यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दे देते हैं। एक स्टेटमेंट रहेगा कि एल्कीन एंड एल्काइन reduced into alkane by hydrogenation in presence of, आपको ध्यान देना है यहाँ पे, in presence of catalyst। अब कैटलिस्ट के बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकता, इसको हम लोग कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो कैटलिस्ट आपको यूज करना ही होगा। अब है कि किस तरह का कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप किस तरह के कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं, तो कैटलिस्ट में आप यहाँ पे प्लैटिनम यूज कीजिए, आप यहाँ पे प्लैटिनम यूज कीजिए, या फिर निकल विथ हीट, निकल को डाल करके आप हीट कर दीजिए, H2 के साथ में निकल करके हीट कर दीजिए, या फिर आप P2O2 यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, या फिर एक बहुत ही पॉपुलर हम बोल सकते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडिंग एक कैटलिस्ट होता है जिसको हम लोग विल्किंसंस कैटलिस्ट कहते हैं। विल्किंसंस कैटलिस्ट आप इसका यूज कर सकते हैं।
विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? विल्किंसन कैटलिस्ट होता है आपका RHCl, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है RHCl PH3P थ्राइस, ठीक है, जिसका नाम होता है क्लोरिडो ट्रिस फिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1, क्लोरिडो ट्रिस फिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1 यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है इस कंपाउंड का, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है किसी भी एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। किसी भी एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उस हाइड्रोजनेशन के टाइम पे हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट को बहुत वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि आप यहां पे ये 5 में से कोई भी एक कैटलिस्ट डाल सकते हैं। ये सारे कैटलिस्ट क्या करवाते हैं? किसी भी एल्कीन या किसी भी एल्काइन को के अंदर में रिडक्शन करवा देते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं और उसको एल्केन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आपके लिए एक रिएक्शन को ड्रॉ करें तो एक एल्कीन हम लिखते हैं, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लेते हैं। इस एल्कीन में हमको H2 को ऐड कर देना है ना, H2 को ऐड कर देना है। अब आप यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट यूज कर जाइए, जो भी ऊपर में हम लोग कैटलिस्ट यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे जो भी कैटलिस्ट हम लोग लिख करके रखे हैं, यहाँ से कोई भी एक कैटलिस्ट आप यूज कर दीजिए। आपका जो एल्कीन है, मतलब कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका ओलिफेनिक कार्बन है, ये ओलिफेनिक कार्बन के अंदर में रिडक्शन हो जाएगा और ये रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा? एल्केन में आ जाएगा, है ना, एल्केन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का बन के रेडी हो जाएगा, है ना। ये आपका एल्केन बन गया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए रिडक्शन हो गया। जो हाइलाइटेड पार्ट है वहां पे आपको रिडक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एल्कीन के अंदर में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ और 2 हाइड्रोजन आकर के एल्कीन में ऐड हो गए और एल्केन का प्रिपरेशन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक हम लोग और रिएक्शन को अगर यहाँ पे देखें कि कोई भी एल्काइन भी अगर मेरे पास है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कोई भी एल्काइन है, उसमें हम 2H2 डाल दें और सेम कैटलिस्ट को यूज किया जाए, जो भी कैटलिस्ट हम लोगों ने अभी ऊपर में मेंशन किया, तो ये जो एल्काइन का आपका यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर के किसका फॉर्मेशन कर देगा? एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, तो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो कुछ एक बातें हम लोग करें यहाँ पे नोट दे करके। नोट में हम लोग 4-5 बातें करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट होंगी, इंपॉर्टेंट कुछ बातें यहाँ पे हो जाएंगी। पहला होगा कि जब हम लोग यूज करते हैं व्हेन कैटलिस्ट इज निकल, ऑब्वियस निकल को डालने के बाद हम लोग टेम्परेचर को मेंशन करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? 200 to 300 डिग्री सी तक में टेम्परेचर को रखना होता है, तो हम लोग को हीट करना ही पड़ेगा। निकल अगर आप यूज करते हैं तो काफी ज्यादा हीट लेना होता है। तो व्हेन कैटलिस्ट इज निकल इन द रिएक्शन is known as Sabatier-Sanderens reduction. Sabatier-Sanderens रिडक्शन या रिएक्शन, ठीक है। अगर कभी भी हम लोग इस तरह का एक रिएक्शन लेते हैं कि एक एल्कीन हम लोग के पास है और उस एल्कीन में हम लोग H2 को ऐड कर रहे हैं, H2 को जब ऐड कर रहे हैं तो निकल लेकर के हम हीट करते हैं, तो ये जो कैटलिस्ट हमने यूज किया H2 प्लस निकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सेबेटियर-सैंडरेंस के नाम से जानते हैं। सेबेटियर-सैंडरेंस रिएक्शन कहते हैं इसको। क्लियर है मेरी बात? क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। किसका रिडक्शन हो जाएगा? तो एल्कीन का जो ओलिफेनिक ग्रुप है उसका रिडक्शन हो जाएगा। दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग अगर नोट में बात करें, एक पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर हम लोग प्लैटिनम या प्लैटिनम कैटलिस्ट के जैसा यूज करते हैं तो हम लोग इसको यूज करते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम लोग ऑर्डिनरी टेम्परेचर या प्रेशर पे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर को एक्सीड करना होता है और ये रिएक्शन हो जाता है, फिर निकल जितना हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड हम लोग एक बात कर सकते हैं कि रेनी निकल, ये थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ठीक है। रेनी निकल, यहां से क्वेश्चंस आते हैं।
रेनी निकल एट रूम टेम्परेचर हम लोग ले सकते हैं कैटलिस्ट के जैसा। रेनी निकल एट रूम टेम्परेचर पे हम लोग ये रिएक्शन करवा सकते हैं। और रेनी निकल क्या होता है ना, रेनी निकल क्या होता है, तो रेनी निकल होता है कि अगर निकल को हम लोग एल्यूमिनियम के साथ में अलॉय बना करके और उसको हम लोग विथ NaOH अगर हीट करें तो हम लोग को रेनी निकल ऑब्टेन होता है। हम यहाँ पे इस चीज को लिख देते हैं कि रेनी निकल इज ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग निकल एल्यूमिनियम विथ NaOH, बिल्कुल विथ NaOH, है ना। तो एल्यूमिनियम जो होता है ये डिसॉल्व कर जाता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम डिसॉल्व कर जाता है और जो निकल होता है ये ऑब्टेन्ड होता है, ये ऑब्टेन्ड होता है और ऑब्टेन्ड इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। ठीक है, तो आप कैटलिस्ट के जैसा क्या कर सकते हो, कैटलिस्ट के जैसा आप H2 जब ऐड कर रहे हो किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो आप H2 के साथ में निकल प्लैटिनम को यूज कर सकते हैं। निकल अगर आप यूज करते हैं तो आपको टेम्परेचर को ज्यादा रखना होगा और निकल के जगह पे आप रेनी निकल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सी टेम्परेचर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, रेनी निकल को यूज कीजिए। ठीक है, तो रेनी निकल को आप रूम टेम्परेचर पे डाल सकते हैं, आपका रिएक्शन हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा रेनी निकल को रूम टेम्परेचर पे हम लोग डाल सकते हैं क्योंकि रेनी निकल ऑलरेडी अपने मॉडर्न स्टेट में चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी एल्कीन या कोई भी एल्काइन आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक चीज पे ध्यान देना है, वो क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रिपरेशन की तरफ में आते हैं। तो अगला जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन है आपका फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, है ना। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ आ जाते हैं, एल्केन का फ्रॉम एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड से अगर प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो हम लोग यहां पे ध्यान देते हैं, पहला जो रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं वो होता है बाय रिडक्शन। अब क्यों रिडक्शन के थ्रू, हम आपको ये चीज बताते हैं। तो बात करते हैं रिडक्शन को लेकर के, है ना। तो रिडक्शन को लेकर के हम लोग बोल सकते हैं कि एल्काइल हेलाइड कैन बी reduced to corresponding alkanes by the following reducing agents। हम लोग फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज कर सकते हैं किसी भी अल्काइल हेलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो किसी भी अल्काइल हेलाइड को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इस रिड्यूसिंग एजेंट्स को, हम लोग फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज कर सकते हैं। अब बात है कि आप कितने रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, कितने रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, आप कितने रिड्यूसिंग एजेंट्स को आप याद रख सकते हैं। तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट हम आपके लिए लिख देते हैं, वो है Na+C2H5OH। ठीक है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो आप यूज कर सकते हैं, चलो हम एक काम करते हैं 1 2 करके लिखना शुरू करते हैं, नहीं तो फिर आगे कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। ये भी लिखेंगे तो 1 हो गया। 2 में सोडियम बोरॉन हाइड्राइड को हम लोग NaBH4 को यूज कर सकते हैं। हम लोग ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड को यूज कर सकते हैं। हम लोग Na+C2H5OH को यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे जिंक कॉपर का कपल इन इथेनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, है ना, C2H5OH। ठीक है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यूज कर सकते हैं आपका Zn+HCl को यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं आपका Zn+CH3COOH को यूज कर सकते हैं। हम लोग Redp+HI को डाल सकते हैं, Redp+HI को डाल सकते हैं। क्या हो रहा है भाई, Redp+HI को डाल सकते हैं, है ना। हम लोग और बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे AlHG+C2H5OH को डाल सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे Zn+NaOH को यूज कर सकते हैं। तो वो 10 है ना, और अगर आपको जानना है तो चलो हम आपको 11 बताते हैं, एक और बताते हैं, है ना। 11वें में हम MgHg
प्लस H2O, ये पढ़ोगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जैसा कुछ आएगा, वहां पे हम लोग MgHg का कपलिंग प्लस H2O को डाल सकते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ एक और आपको हम बता देते हैं, आप H2 प्लस प्लैटिनम या निकल को यूज कर सकते हो, जो सेबेटियर सेंट्रेंस हम लोग बोलते हैं। तो ये 12 में से जो रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद रहे, आप उस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी अल्काइल हेलाइड को अगर एल्केन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आपको नेसेंट हाइड्रोजन्स चाहिए होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस रिड्यूसिंग एजेंट्स को लेकर के भी हम लोग कुछ एक बातें करें, जैसे हम लोग हमेशा नोट को लेकर, नोट में हम लोग हमेशा कुछ अलग बात करते हैं, तो यहाँ पे एक नोट देते हैं। नोट में हम पहला जो पॉइंट पे बात करेंगे आपसे वो होगा कि ये रिडक्शन होता कैसे है ना, ये रिडक्शन कैसे होता है, कौन क्या रोल प्ले करता है। तो एक चीज आपको हम बता दें कि रिडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम मेटल टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है हम लोग का, अल्काइल हैलाइड। मतलब कि रिडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू सबस्ट्रेट, है ना। कैसे होता है, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये चीज कैसे होता है। तो देखो, जैसे कि हम लोग अगर एक एग्जांपल में Zn प्लस HCl को ले लें कि Zn प्लस HCl हम लोग का एक रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेटल कौन है, जिंक है, ठीक है, और सबस्ट्रेट हम लोग का अल्काइल हैलाइड है ही। तो यहाँ पे किस तरीके से ये पूरा रिएक्शन होगा, जिंक जो होगा ये तुरंत Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज कर देगा। कोई भी एक अल्काइल हैलाइड जो भी आपका सबस्ट्रेट है, ये अल्काइल हैलाइड इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, है ना। अल्काइल के पास चला जाएगा, क्योंकि अल्काइल क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखेगा और हैलाइड क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपका अल्काइल ग्रुप पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप के पास में चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा R, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो R माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे X जो है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा X माइनस जैसा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये जो आपका कार्बो एनायन यहाँ पे बन गया ना, कार्बो एनायन जो बन गया, ये जाकर के HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जहाँ पे H प्लस और Cl माइनस में आपका है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो RH हो जाएगा और Cl माइनस, क्लोराइड आयन को यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये जो आपका Zn प्लस 2 है, ये क्या करेगा, 2 क्लोराइड आयन के साथ में आपका रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, ZnCl2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एल्केन बन के रेडी है। जो भी आपका अल्काइल हैलाइड था, आपका अल्काइल हैलाइड क्या था, RX था। देखो RX RH में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि अल्काइल हैलाइड अपना करस्पॉन्डिंग एल्केन यहाँ पे बना दिया, है ना। और इस स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि रिडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू सबस्ट्रेट, राइट। क्लियर है मेरी बात। चलिए, तो ये तो हो गया नोट में पहला बात, है ना। नोट में हम लोग दूसरा बात करें, दूसरा हम लोग नोट के पॉइंट की तरफ में आ जाएं, उसमें है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हम लोग का है, क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या होता है, वेरी स्ट्रांग होता है, इज वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, इज वेरी स्ट्रांग बेस होता है, ये बहुत स्ट्रांग बेस होता है ना। इट गिव्स elimination reaction with 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ में अगर हम लोग इसको डाल देंगे तो तुरंत एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, उसको रिड्यूस नहीं करेगा, उसको उसके अंदर एलिमिनेशन करके उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, देखिए, एक हम आपके सामने एक एग्जांपल कर देते हैं, है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल करके आपको हम दिखाते हैं, और इन सब चीजों को बहुत अच्छे से रिवीजन करोगे, बहुत बार इस वीडियो को देखोगे और देख देख करके ये सब चीजों का बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लोगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। तो ये आपका एलिमिनेशन हो गया यहाँ पे, और एलिमिनेशन होकर के प्रोडक्ट बन गया। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये बहुत स्ट्रांग बेस होता है, और इसीलिए ये रिडक्शन ना करके एलिमिनेशन कर देता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की तरफ में, है ना। ये आपका टर्शियरी है, 3 डिग्री और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। चलिए, हम लोग नोट के तीसरे पॉइंट की तरफ में आते हैं। हम लोग का जो NaBH4 होता है,
NaBH4 जो होता है ना, ये रिड्यूस करता है सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को, रिड्यूस करता है सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को। तो हम लोग लिख देते हैं कि NaBH4 जो है ये रिड्यूस करता है ओनली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को, सिर्फ 2 और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही इससे रिड्यूस होते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से सीखते चलो और इसको बार बार देखना, बार बार रिवीजन करना, है ना, बहुत जरूरी है। 2 बार 3 बार 4 बार आगे पीछे करके देखोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्या है कैसे है। ओके, देन हम लोग का ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड था, ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड था। तो ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड जो होता है ये सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड इज वन ऑफ द most useful reagent, one of the most useful reagent because it reduces only halides, because it reduces only halides and halides के साथ ही साथ ये नाइट्रो ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, halides एंड नाइट्रो एल्केन, ठीक है, नाइट्रो एल्केन अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है और साथ ही साथ नाइट्रो एल्केन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। और एक चीज पे आप ध्यान दो कि उसके अलावा ये दूसरे किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता है, और यही इसकी सबसे खासियत होती है, सबसे अच्छी इसकी खासियत यही होती है, ठीक है, कि इट हैज नो इफेक्ट ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप्स, कोई अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई इफेक्ट इसका नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको एक हम एग्जांपल देते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टार बना देते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जांपल के ऊपर में, कि मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक CH2Br यहाँ पे अटैच कर देते हैं और CH2CHO कर देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हम 2 फंक्शनल ग्रुप को ले लिए हैं, हम एक क्या कर दिए हैं, यहाँ पे ब्रोमीन ले लिए, एक ब्रोमीन ले लिए और एक क्या कर दिए, CH2 कर दिए। तो एक हम अल्काइल क्लोराइड, एक अल्काइल ब्रोमाइड हम एक तरफ रखे हैं और एक तरफ में हम एल्डिहाइड ग्रुप को डाल दिए हैं। और अगर इसके ऊपर में हम लोग क्या डालें, इसके ऊपर में हम लोग ये अपना ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड को डालेंगे ना, तो ये ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड जो हम लोगों का है, ये क्या करेगा, एक सेकेंड, ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड जो हम लोगों का है, ये जाकर के सिर्फ रिएक्ट करेगा इस ग्रुप के साथ में, ये अल्काइल हैलाइड ग्रुप के साथ में, ठीक है। ये कोई रिएक्शन नहीं शो करने वाला है इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में। क्लियर है मेरी बात? बिकॉज इट हैज नो इफेक्ट ऑन द अदर फंक्शनल ग्रुप, इट ओनली रिड्यूस व्हाट, अल्काइल हैलाइड्स एंड नाइट्रो एल्काइल, वो है बाय रिडक्शन। तो बाय रिडक्शन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। आज हम इस वीडियो में दूसरा मेथड, तीसरा और चौथा मेथड को डिस्कस करेंगे, जिससे हम लोग एल्केन के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है, पहला आज का टॉपिक है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन चार्ल्स एडोल्फ वुड्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स एडोल्फ वुड्स, उन्होंने ये रिएक्शन दिया था। ये एक टाइप का कपलिंग रिएक्शन है, मैं आपको बता दूं, एक टाइप का कपलिंग रिएक्शन है ये, है ना। कपलिंग रिएक्शन होता है जहां पे कंडेंसेशन होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंसेशन करते हैं और कंडेंसेशन करके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। उर्ज रिएक्शन को हम लोग असेंडिंग सीरीज के रिएक्शंस में रखते हैं, है ना, असेंडिंग सीरीज के रिएक्शन में रखते हैं। अब असेंडिंग सीरीज का रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस जहां पे सबस्ट्रेट जितने कार्बन का होगा, प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। अगर सबस्ट्रेट 1 कार्बन का है तो प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर 1 से ज्यादा होगा, है ना, तो कार्बन का नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग असेंडिंग सीरीज रिएक्शन इनको कहते हैं, ठीक है। होता क्या है उर्ज रिएक्शन में, पहले हम लोग इस टॉपिक पे बात कर लें। उर्ज रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड मे बी सेम और डिफरेंट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड गेट्स कंडेंस्ड, ये लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ
sodium and dry ether. In presence of sodium and dry ether, two molecule of alkyl halide gets condensed to form a higher alkane. Form a higher alkane. Higher alkane मतलब इन ये ascending सीरीज के रिएक्शन में चला गया. हायर एल्केन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी सबस्ट्रेट है रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड जो है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा एल्केन जो बनेगा, एल्केन में कार्बन का नंबर ज्यादा होगा रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड से. ठीक है, तो पहले हम आपके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं कि दिस रिएक्शन involves the condensation of two molecules of alkyl halide in presence of sodium and dry ether. In presence of sodium and dry ether to form what? To form higher alkane. हायर एल्केन मतलब एक ऐसा एल्केन जहां पे रिएक्टिंग जो सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड उससे ज्यादा कार्बन का नंबर हो, है ना. हम लोग यहाँ पे दो तरह के केसेस को लेकर के बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड है. ध्यान दीजिएगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड है. तो दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड है तो ये भी हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल सेम हो और ये भी हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो. तो हम लोग दो तरह के केसेस यहाँ पे बना लेते हैं. एक हम कर देते हैं केस 1. एक क्या कर देते हैं? केस 1. केस 1 में हम क्या रखते हैं कि when both alkyl halide are similar. दोनों ही अल्काइल हैलाइड जब क्या हो? सिमिलर हो, है ना. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं जब दोनों ही अल्काइल हैलाइड सिमिलर होगा. तो चलिए ऐसा केस पहले ड्रॉ करते हैं. हम लोग Rx मान लेते हैं. R यहाँ पे क्या है? अल्काइल है ना. तो Rx का रिएक्शन हम करवाते हैं. सिमिलर टाइप का अल्काइल हैलाइड लेते हैं, मतलब कि एक और Rx ले लेते हैं. आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने R चूज किया है. ठीक है, दोनों ही जगह पे मैंने अल्काइल को R से रिप्रेजेंट किया है. मैंने सेम अल्काइल रखा है. अगर मैं डिफरेंट रखता तो एक को R रखता और दूसरे को R डैश रखता, है ना. तो ये रिएक्शन के लिए जा रहा है. सोडियम के और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा. सोडियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा. ठीक है, तो क्या होगा? दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे और यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो क्या होगा? 2NaX बाई प्रोडक्ट निकलेगा. तो ये देखो, ये जो एल्केन बना, इस एल्केन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गया? रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड से डबल हो गया. एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, वहां पे आपको ये चीज दिखेगा. जैसे मैं CH3Br को ले लूं. CH3Br का दो मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों ही अल्काइल हैलाइड को सेम रख रहे हैं. सिमिलर अल्काइल हैलाइड में हम लोग इस रिएक्शन को करवा रहे हैं. तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम क्या किए? दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को ले लिए. दोनों ही CH3Br है. तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है? यहाँ पे मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है. ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे और कंडेंस्ड होकर के क्या प्रोडक्ट बना देंगे? CH3. ठीक है, CH3 प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे? तो निकलेगा 2NaBr, है ना. तो दो सोडियम का मॉलिक्यूल आया, दोनों Br को लेकर निकल गया, है ना. तो यहाँ पे आपका जो एल्केन बना, इस एल्केन पे अब आप ध्यान दीजिए. आपका अल्काइल हैलाइड कितने कार्बन का था? एक कार्बन का. आपने क्या किया था? हम लोगों ने किया था CH3Br को अपना सबस्ट्रेट बनाया था. तो CH3Br में हम लोग का कितना कार्बन था? एक कार्बन था. लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में कितना कार्बन है? दो कार्बन है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट क्या है? इथेन बना है. तो मेरे प्रोडक्ट में दो कार्बन है. तो देखो अब क्या हो गया? कार्बन का नंबर इंक्रीज कर गया ना, एक कार्बन से दो कार्बन की तरफ में. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन है. और दो अल्काइल का ग्रुप आपस में कंडेंस्ड हो गया, इसलिए कपलिंग रिएक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं. ठीक है, हम लोग केस 2 यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं. केस 2 में हम लोग बात कर सकते हैं कि when both alkyl group या alkyl halide बोल दो, both alkyl halide are different.
जब दोनों ही अल्काइल हैलाइड हमारे क्या है, डिफरेंट है, तो उस केस में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, एक RX को लेते हैं और दूसरा जो हम लोग R लेंगे उसमें अब हम R नहीं R डैश कर देंगे। ध्यान दीजिएगा आप, एक को मैंने R किया और दूसरे को मैंने डिफरेंट कर दिया, डिफरेंट मतलब R डैश कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये अलग अलग दो एल्काइल हम लोगों ने ले लिया, दो अलग एल्काइल्स हैं। इनको जब मैं डालूंगा सोडियम के साथ में ड्राईथर के प्रेजेंस में, तो कंडेंसेशन होगा, जाहिर सा बात है कंडेंसेशन होगा और दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे, है ना, और दोनों ही अल्काइल ग्रुप आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे। अब देखो, अब मेरे वर्ड पे ध्यान दो, दोनों ही अल्काइल ग्रुप आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब दो अल्काइल ग्रुप का मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड हो जाएगा, राइट। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज है कि दोनों सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स आपस में कंडेंस्ड हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आपस में ये हो जाए, है ना। देखो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, A, B और C, तीन पॉसिबिलिटीज यहां पे हैं। क्योंकि उर्ज रिएक्शन में बोला जाता है, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, क्योंकि उर्ज रिएक्शन में बोला जाता है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड आपस में कंडेंस्ड होते हैं। तो दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर हम लोग दो अलग अलग टाइप का अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो ये तीन पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं कि ये तीन पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं कि एक बार RX का मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस्ड हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि R डैश और R डैश का मॉलिक्यूल भी आपस में कंडेंस्ड हो जाए, और ये पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि दोनों का ही मॉलिक्यूल अलग अलग रहे, क्योंकि दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को कंडेंस्ड होना है। अब जब हम लोग कंटेनर में रिएक्शन को लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक कंटेनर ले लिए, इस कंटेनर में हमको रिएक्शन करवाना है, ध्यान से आप देखिएगा, इस कंटेनर में हमको रिएक्शन करवाना है, तो देखो हम एक रेड वाला कंपाउंड ले लिए, है ना, रेड वाला कंपाउंड ले लिए, एक अल्काइल हैलाइड ले लिए, और एक और हमको इसमें अल्काइल हैलाइड लेना है, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेना है, तो हम क्या किए, ब्लैक वाला अल्काइल हैलाइड भी ले लिए, है ना। तो हम दो अलग अलग टाइप का अल्काइल हैलाइड ले लिए। अब एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, बहुत सारा मॉलिक्यूल आएगा। अगर हम लोग एक CH3Br लेंगे तो एक मॉलिक्यूल तो CH3 का आएगा नहीं, CH3 का बहुत सारा मॉलिक्यूल आएगा। अगर हम C2H5Br लेंगे तो एक मॉलिक्यूल तो आएगा नहीं, वो तो लाखों मॉलिक्यूल्स एक साथ में आएंगे। तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि CH3 के साथ जाके कंडेंस्ड हो जाए, C2H5 के साथ जाके कंडेंस्ड हो जाए, और CH3 C2H5 के साथ जाकर के कंडेंस्ड हो जाए, क्योंकि वहां पे दो अलग अलग टाइप के अल्काइल हैलाइड हैं। तो पहला पहले के साथ जुड़ सकता है, दूसरा दूसरे के साथ जुड़ सकता है, और पहला दूसरा आपस में जुड़ सकता है। तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो तीन तरह के एल्केन्स बन सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या लिख दें, प्रोडक्ट में लिख दें कि RR बन सकता है, RR और R डैश बन सकता है, RR भी बन सकता है, और R डैश भी बन सकता है। कैसे, देखो ये तीन पॉसिबिलिटीज जो हमने यहाँ पे लिख रखी हैं, आप उसको ध्यान से देखिए, है ना, आप इसको ध्यान से देखिए। क्या हो सकता है भाई, R और R डैश भी आपस में जुड़ सकता है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं, ठीक है। तो भैया अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और वहां पे आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। क्या है, CH3Br प्लस एक हम ले लेते हैं यहाँ पे एक कार्बन का, और एक ले लेते हैं दो कार्बन का, मतलब CH3CH2Br, और इसको अगर हम डाल दें Na के साथ ड्राई ईथर में, तो हम लोगों ने बात किया कि अगर हम लोग दो डिफरेंट टाइप का अल्काइल लेते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तीन कौन सी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं, CH3Br का एक मॉलिक्यूल जाकर के CH3Br के साथ ही रिएक्शन में कर जाए, क्योंकि उर्ज रिएक्शन में तो ये बात बोला था कि टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है भाई कि एक CH3Br का मॉलिक्यूल जाकर के एक C2H5Br के मॉलिक्यूल के साथ में कंडेंस्ड हो जाए, या C2H5Br का एक मॉलिक्यूल अपने ही C2H5Br के एक मॉलिक्यूल के साथ में जाके कंडेंस्ड हो जाए। तो यहाँ पे देखो तीन तरह का प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे दो कार्बन का बनेगा, क्या बनेगा, CH3CH3 बनेगा। यहाँ पे तीन कार्बन का बनेगा, क्या बनेगा भाई, CH3CH2CH3 बनेगा। और यहाँ पे चार कार्बन का बनेगा, ब्यूटेन बन जाएगा, N ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CH2CH2CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो दो कार्बन बना, तीन कार्बन बना और चार कार्बन का प्रोडक्ट बना, तीन अलग अलग प्रोडक्ट बना, एक मिक्सचर ऑफ एल्केन आपको मिला, है ना, मिक्सचर ऑफ एल्केन मिला। तो अब एक बात हम बोलेंगे यहां पे, पता है क्या,
कि अगर आपके पास एक मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। अगर हम यहां पे ये सोचे ना कि चलो 3 वाले को अलग कर देते हैं, 2 वाले को अलग कर देते हैं और 4 वाले को अलग कर देते हैं, तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कार्बन का नंबर बहुत ही क्लोज है, कार्बन का नंबर बहुत ही क्लोज है इस मिक्सचर ऑफ एल्केन में। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कार्बन का नंबर इन तीनों एल्केन्स का बहुत क्लोज है। अब जब कार्बन का नंबर क्लोज होगा तो इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट भी क्लोज होगा। अब जब बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होगा तो हम इन लोगों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इन लोगों का सेपरेट कर पाना इन लोगों को मुश्किल होता है। इसीलिए ये एक चीज बोला जाता है कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स। वुड्स रिएक्शन इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स। ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स को बनाने के लिए ये एक अच्छा रिएक्शन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो चलो भाई, नहीं माना जाता है तो देखते हैं क्यों नहीं माना जाता है। मान लो कि हमको 3 कार्बन का एल्केन बनाना था, तो 3 कार्बन का एल्केन अगर हम सोचे, हम अपने दिमाग में लेकर के आए कि हमको 3 कार्बन का एक एल्केन बनाना है, तो 3 कार्बन का एल्केन बनाने के लिए हमको 1 कार्बन और 2 कार्बन को आपस में जोड़ना होगा। तो देखो, हम 1 कार्बन और 2 कार्बन को आपस में जोड़ने आए, ठीक है। जैसे ही हम 1 कार्बन और 2 कार्बन को लेंगे, 2 क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का एल्केन हो जाएगा, 3 पॉसिबल कंपाउंड्स बन जाएंगे। देखो, 3 कार्बन का तो बना, लेकिन साथ में 2 कार्बन और 4 कार्बन तुमको गिफ्ट में मिल जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाएगा। और मिक्सचर ऑफ एल्केन बन गया हैविंग वेरी क्लोज कार्बन एटम्स, तो उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ही क्लोज रहेगा एक दूसरे से। मेरी बात पे ध्यान देना, ठीक है। चलो गुड। अब हम लोग देखते हैं वुड्स रिएक्शन की तरफ आकर के कि वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है, मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन क्या है और कैसा है, ठीक है। तो मैकेनिज्म में जब आप आओगे तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है और एक आयोनिक मैकेनिज्म भी शो करता है। हम एक मैकेनिज्म यहां पर डिस्कस कर देते हैं, है ना। मैकेनिज्म का तो 3 स्टेप में हम इसके मैकेनिज्म को लिखते हैं। पहला जो स्टेप होगा उसमें हम आपको बताते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल क्या था यहाँ पे, सोडियम, तो आप सोडियम भी लिख सकते हो, मेटल भी लिख सकते हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल is transferred to the halogen atom to form metal halide MX and carbon free radical, ठीक है। एल्काइल का फ्री रेडिकल वहां पे बना देता है ना। तो एल्काइल फ्री रेडिकल भी आप बोल सकते हो, कार्बन फ्री रेडिकल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आप एल्काइल फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं और कार्बन फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। क्या होता है भाई कि जो मेटल होता है वो जाकर के रिएक्ट करता है एक अल्काइल हैलाइड के साथ में, और मेटल उसके हैलोजन को लेकर के मेटल हैलाइड बन के चला जाता है टू लेफ्ट बिहाइंड व्हाट, एल्काइल रेडिकल। तो एक RX हम लोग ले लेते हैं, RX के साथ में हम लोग मेटल का रिएक्शन करवा देते हैं। मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है हैलोजन को। तो जैसे ही हैलोजन को ट्रांसफर करेगा तो हैलोजन इस बॉन्ड को क्या करेगा, हैलोजन इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर जाएगा, होमोलिटिकली ब्रेक कर देगा। तो R रेडिकल यहां पे रह जाएगा और M क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाकर के X के साथ में दे दिया और यहाँ पे एक मेटल हैलाइड, एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पे एक मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया भाई, यहाँ पे बन गया आपका एल्काइल रेडिकल, एल्काइल का रेडिकल बना दिया। यही इंटरमीडिएट होता है यहाँ पे, ठीक है। एल्काइल रेडिकल बन गया। अब स्टेप 2 के तरफ में जब ये रिएक्शन आएगा, जब ये रिएक्शन स्टेप 2 के तरफ में आएगा तो वहां पे क्या होता है कि एल्काइल रेडिकल एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, एल्काइल रेडिकल एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, है ना। कहां से, फ्रॉम अनदर मेटल एटम, फ्रॉम अनदर मेटल एटम से एक और रेडिकल को एक्सेप्ट करेगा। तो और एक्सेप्ट करके एल्काइल एनायन का फॉर्मेशन कर जाएगा, है ना। तो स्टेप 2 में क्या होगा कि एल्काइल रेडिकल एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को अनदर मेटल एटम से, क्योंकि 2 सोडियम का मेटल यहां पे रिएक्शन में आने वाला था। तो अनदर सोडियम का मेटल अपना इलेक्ट्रॉन एक एल्काइल एक इस रेडिकल को दे देगा, एल्काइल रेडिकल को दे देगा, और ये एल्काइल रेडिकल अब क्या बन जाएगा, एल्काइल एनायन बन जाएगा। तो कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि एल्काइल रेडिकल then accept an electron
from another metal to form an alkyl anion, एक अल्काइल एनायन के फॉर्मेशन के लिए ऐसा हो जाएगा। कैसा रिएक्शन होगा? तो रिएक्शन हो जाएगा कुछ इस टाइप से कि R रेडिकल M के साथ आया, M अपना इलेक्ट्रॉन अब इसको दे देगा और M अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ क्या हो जाएगा, R माइनस, और M जो होगा ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो Rm का फॉर्मेशन होता है जिसमें R क्या होता है, माइनस के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया। अब स्टेप 3 की तरफ ये आएगा, ये जो यहाँ पे अल्काइल एनायन आपका बना ना, ये स्टेप 3 की तरफ जाएगा और स्टेप 3 की तरफ में ये लोग एसएन रिएक्शन शो करेगा, है ना। ये अब न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करना शुरू कर देगा। तो क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसा होगा कि द न्यूक्लियोफिलिक कार्ब एनायन, सॉरी, अब क्या होगा, द न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ऑफ अल्काइल एनायन then displace the halide in an SN2 reaction, forming a new carbon-carbon covalent bond, है ना। क्या हो जाएगा रिएक्शन में, ध्यान दो कि R X जो है इसके ऊपर में ये R माइनस रिएक्ट करने को आएगा, जो कि M प्लस के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये R माइनस जो कार्ब एनायन यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, वो कार्ब एनायन आकर के यहाँ पे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव में रहेगा। तो ये माइनस वाला तुरंत इस पॉजिटिव वाले पे अटैक कर जाएगा और अटैक करके क्या बन जाएगा, ये R बन जाएगा। अब प्लस इधर क्या निकल जाएगा, MX निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे RR बन गया, यही है आपका एल्केन, है ना। एल्केन हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हायर एल्केन बना। इसके पास जो कार्बन का नंबर है वो कार्बन का नंबर क्या होगा, डबल है। किससे डबल है, रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड से, है ना। तो हम लोग कैसे बोलते हैं रिएक्शन को भाई, रिएक्शन को देखो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है 2 सोडियम मेटल के साथ में। देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड हम लोग लिख दिए, 2 सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करता है ना। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन पूरा प्रोसीड करता है। अब क्या होगा कि यहाँ से ये देखो 2NX निकल जाएगा और दोनों R आपस में जुड़ जाएगा। कभी भी अगर आपको प्रोडक्ट लिखना हो ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम आपको देकर के आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे पास है CH3CH ऐसा CH3 प्लस 2Na हम डाल दिए, प्लस Br CH3 एंड CH3 ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम डाल देते हैं। ठीक है, ए प्रोडक्ट बनेगा। व्हाट इज ए? तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, Na के साथ दोनों Br को निकाल देंगे। 2Na Br मेरा बाई प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पे देखो इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किया। इस दोनों ही कार्बन को हम क्या कर देंगे, एक एक बॉन्ड से जोड़ देंगे, दोनों के बीच में हम कोवेलेंट बॉन्ड को बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे CH3 CH3, अब ये जाकर के इधर वाले CH से जुड़ गया, जिसके पास क्या था CH3 CH3। देखो आपका प्रोडक्ट रेडी है ना। चलिए, तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, उर्ज रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। अब उर्ज रिएक्शन में कुछ एक हम लोग कुछ एक एक्स्ट्रा बातें करते हैं, है ना। कुछ एक एक्स्ट्रा बातें करते हैं, जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 नोट्स आपको देते चलते हैं, है ना। इसके बाद उर्ज रिएक्शन से लगभग सारे क्वेश्चंस आपके बन जाने हैं। उर्ज रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, है ना। और जानती हो, करत करत अभ्यास ते जर में तो हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, है ना। तो बहुत बार मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इतना आसान तो है नहीं। अब उर्ज रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा बातें हम लोग कर लें। जैसे पहला बात हम लोग करें उर्ज रिएक्शन में, फर्स्ट बात हम लोग करते हैं कि उर्ज रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन शो करता है।
डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन शो करता है। क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, चलिए देखते हैं। लिखेंगे हम लोग कि फ्री रेडिकल जो बना, फ्री रेडिकल ऑल्सो अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन reaction. Disproportionation, that is one radical gain hydrogen, at the expense of the other which लॉस हाइड्रोजन। ठीक है, एक जो हाइड्रोजन को लॉस करेगा और दूसरा एक उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। देखिए एक रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि अभी हम लोग बात किए थे थोड़ी देर पहले, है ना, एक रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, CH3CH2 रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, है ना, CH3CH2 रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब आप यहां पे ध्यान दो, ये ऐसा है ना, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पे डाल देगा और ये कार्बन अपने रेडिकल को यहां पे डाल देगा। दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और ये हाइड्रोजन यहां से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। ये बॉन्ड होमोलिटिकली फ्यूजन में चला गया। ये एक तरह का इफेक्ट होता है ना। कभी भी अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पे एक कार्बन के ऊपर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, एक कार्बन के ऊपर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो बगल का जो कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। और अल्फा कार्बन के पास अगर एक भी हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्डेड, अगर वो अल्फा कार्बन एक भी हाइड्रोजन को रखा है तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूट के चला जाएगा। इसको हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट या एच इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये एच इफेक्ट की वजह से यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना। तो निकल जाएगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसका चांस हो जाएगा एल्कीन बनने का। तो ये भाई साहब बन जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे एक और रेडिकल रहेगा, क्योंकि हम लोग बात किए थे कि भाई बहुत सारा रेडिकल होता है, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा रिएक्शन में, एक दो तो होता नहीं है, बहुत सारा होता है। तो दूसरा जो होगा ना, जो वहां पे दूसरा एक और बगल में जो रेडिकल प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को एक्सेप्ट कर लेगा। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। दोनों के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और शेयर करके क्या बन जाएंगे, एल्केन। दोनों ही अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और शेयर करके क्या बन जाएंगे वहां पे, एल्केन। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, ऐसा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस, एक ने हाइड्रोजन लॉस किया, दूसरे ने उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और दोनों ही प्रोडक्ट बन गए। तो ये जो बना यहाँ पे एल्कीन और मिथेन, ये लोग क्या है, बाई प्रोडक्ट है। इन लोगों को क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, कि ये लोग बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं ना कि कभी भी अगर हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कर रहे हैं, दो कार्बन के अल्काइल लाइट को लेकर के अगर हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कर रहे हैं तो ब्यूटेन तो बनेगा, लेकिन ये दोनों वहां पे बाई प्रोडक्ट में रहेंगे, है ना। ये दोनों क्या होंगे, तो ब्यूटेन तो बनेगा लेकिन ये दोनों वहां पे बाई प्रोडक्ट में रहेंगे। कैसे भाई, एक देखो हम यहां पे लिख देते हैं CH3CH2Br, है ना, का दो मॉलिक्यूल, क्योंकि दो अल्काइल लाइट का मॉलिक्यूल होता ही है। Na के साथ गया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल तो आपस में कंडेंस्ड हो जाएगा और कंडेंस्ड होकर के क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2CH3, ये तो बनेगा। लेकिन अभी आप ऊपर मैकेनिज्म में क्या देखे थे कि भाई जब भी ऐसा होता है तो क्या बनता है, कार्बन का रेडिकल बनता है, कार्बन का फ्री रेडिकल। यहां पे देखो अल्काइल का रेडिकल बनता है, राइट। तो अल्काइल का रेडिकल जब बनेगा तो यहां पे भी क्या बन जाएगा, यहां पे भी एक रेडिकल बनेगा। कैसा रेडिकल बनेगा भाई, यहां पे भी रेडिकल बनेगा अल्काइल का। तो अल्काइल क्या था, CH3CH2 रेडिकल। तो देखो हम यहाँ पे इस बात पर ध्यान दीजिए आप, जो हम अभी ऊपर में हम बात किए थे। देखिए CH3CH2 रेडिकल बन गया। अब जब CH3CH2 रेडिकल बनेगा तो दो रेडिकल आपस में क्या करेगा, दो रेडिकल आपस में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा तो एक क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका दो कार्बन का एल्कीन और एक बन जाएगा यहाँ पे दो कार्बन का एल्कीन। तो देखो ये तो बना मेन प्रोडक्ट
और ये दोनों वहां पे क्या रहा, बाई प्रोडक्ट। क्लियर है मेरी बात? तो नोट में पहला बात हम लोग ध्यान दिए है ना कि फ्री रेडिकल ऑल्सो गोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नोट में दूसरा बात करते हैं, नोट में दूसरा बात करते हैं। ठीक है, दूसरे बात की तरफ अगर हम लोग आए तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन आता है कि हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते हैं, क्या होगा अगर हम ड्राई ईथर की जगह पे वेट ईथर को डाल दें? अगर हम ड्राई ईथर की जगह पे वेट ईथर को डाल दें, है ना, इफ वी यूज वेट ईथर, then the product will be अल्कोहल। प्रोडक्ट तुरंत अल्कोहल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ध्यान दीजिए भाई, सब कुछ सीखिए। Na है, Na तो मेटल लेना ही था, वेट ईथर है तो वाटर तो होगा ही, Na तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, रिएक्ट करके NaOH बन जाएगा और NaOH बन के यहाँ पे क्या कर देगा, आपका NaOH जैसे ही बनेगा तो NaOH बन के यहाँ पे आपको रिलीज करवा देगा। क्या चीज का रिलीज करवा देगा भाई, क्या रिलीज करवा देगा, H2 रिलीज करवा देगा। तो 2Na + 2H2O बना 2NaOH + H2। ठीक है, गुड। अब आप ध्यान दें कि NaOH का फॉर्मेशन हुआ है, मेरा एक अल्काइल हेलाइड है, मे बी मिथाइल आयोडाइड है। अब ये NaOH जाके तुरंत उस मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके यहाँ पे SN रिएक्शन शो करवा देगा, है ना। यहाँ पे क्या करवा देगा, ये तुरंत SN2 रिएक्शन को शो करवाएगा और SN2 रिएक्शन को शो करवा करके ये क्या बना देगा, CH3OH का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। तो CH3OH देखो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर हम लोग ड्राई ईथर की जगह पे वेट ईथर लेंगे तो हम लोग का जो बाई प्रोडक्ट होगा, हम लोग का जो मेन प्रोडक्ट होगा, वो मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्कोहल। मेन प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल, इफ यू यूज वेट ईथर इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, चलिए ये अब एक लास्ट और हम लोग बात कर लेते हैं वुड्स रिएक्शन के ऊपर में। तीसरा जो कि है कि CH4 मतलब मीथेन को हम लोग इस मेथड से नहीं बना सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बनाया जा सकता। क्यों मीथेन नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ये तो कंडेंसेशन रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है। यहाँ पे तो कम से कम 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, 1 कार्बन का तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो कम से कम 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो हम लोग मीथेन को नहीं बना सकते, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन का हो गया। वुड्स रिएक्शन को आप बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को आगे पीछे करके आप देखिए, है ना। और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमसे पूछिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहां पे गिवन है, हमको व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट में पूछिए। बहुत ज्यादा जरूरत होगा तो हम आपको एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग क्लासेस दे देंगे, ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेस दे देंगे और दे करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन बस आप पढ़ते रहिए। चलिए बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। अगले रिएक्शन की तरफ में मूव करते हैं। अगला रिएक्शन है हम लोग का फ्रैंकलिन रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या है, फ्रैंकलिन रिएक्शन, है ना। ये अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का तीसरा रिएक्शन है। फ्रैंकलिन रिएक्शन भी एक तरह का कपलिंग रिएक्शन होता है, वुड्स के जैसा ही एक तरह का कपलिंग रिएक्शन होता है। यहां पे हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर के जगह पे जिंक और इथेनॉल का यूज करते हैं। जिंक के साथ एक अल्कोहल लेते हैं, इथेनॉल, उसका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है। यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, सेम या डिफरेंट जैसा भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन है तो 2 मॉलिक्यूल हमको चाहिए होगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, है ना, C2H5OH, एक अल्कोहल हम लोग लेते हैं और थोड़ा सा हीट कर देते हैं। तो जिंक दोनों ही हैलाइड को लेकर के निकल जाएगा ZnX2 बन के और दोनों अल्काइल आपस में क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। तो आपका ZnX2 देखो यहाँ पे एल्केन बन गया, एक हायर एल्केन बन गया, है ना। तो एक हायर एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें कुछ एक हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर ले कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में एक छोटा सा हम आपको नोट देते हैं और नोट में कुछ एक बातों को डिस्कस कर देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। पहला जो बात होगा वो होगा कि रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ही अल्काइल हैलाइड शो कर सकते हैं। पहला जो बात होगा वो होगा कि इस रिएक्शन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ही अल्काइल हैलाइड शो कर सकते हैं। ठीक है, तीनों अल्काइल हैलाइड शो कर सकते हैं। तो हम लोग चलो इसको लिख देते हैं
कि नोट में पहला रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन गिवन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग बात करें कि रिएक्शन जो है ये सिमेट्रिकल एल्केन्स को बना सकता है। जैसा कि हमने पहले ही बोला कि ये बहुत हद तक उर्ज रिएक्शन के जैसा होता है, तो उर्ज रिएक्शन के जैसा होता है तो उर्ज रिएक्शन भी क्या करता है, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स को बनाता है। ये भी क्या करेगा, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स को ही बनाएगा, तो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाएगा भाई, है ना, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तीसरा हम लोग एक बात कर सकते हैं, और जो बहुत जरूरी बात होता है वो क्या होता है कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं करता है ना, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ओके, तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डजंट टेक प्लेस। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो यही होता है फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन एकदम उड्स के जैसा होता है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है, कपलिंग रिएक्शन है, और बस आपको ध्यान रखना है कि सोडियम की जगह पे आपको क्या यूज करना है, जिंक और इथेनॉल। ठीक है, गुड। और आप यहाँ पे अल्काइल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर और डिफरेंट दोनों ही रख सकते हैं। अगला जो मेथड है अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का, वो बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत यूजफुल मेथड है, वो होता है कोरी हाउस रिएक्शन। क्या होता है, कोरी हाउस रिएक्शन। चलिए, कोरी हाउस रिएक्शन की स्पेशलिटी से ही शुरू करते हैं इसको। कोरी हाउस की स्पेशलिटी होती है, जैसे उड्स का एक लिमिटेशन आ गया हम लोग के पास। लिमिटेशन क्या आ गया कि उड्स रिएक्शन से हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन या ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स को नहीं बना सकते। हम लोग अगर दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड्स ले ले वहां पे तो मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन कोरी हाउस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोरी हाउस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग इक्वल हो, सिमेट्रिकल हो, है ना, सिमिलर, डिसिमिलर, साइक्लिक, स्ट्रेट चैन, जैसा भी हो सब कुछ बना सकते हैं। जैसा भी हो सब कुछ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए कोरी हाउस रिएक्शन को पढ़ते हैं। कोरी हाउस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड reacts with lithium in dry ether. Alkyl halide reacts with lithium in dry ether to form alkyl lithium. ओके, क्या होता है भाई, अल्काइल हैलाइड मतलब RX रिएक्ट करता है लिथियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, है ना, क्या बनाएगा, अल्काइल लिथियम। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। अल्काइल लिथियम और प्लस यहाँ पे क्या होता है, LiX बाहर निकलता है। तो ये तो हो गया इसका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की तरफ में आते हैं कि ये जो अल्काइल लिथियम बना, दिस अल्काइल लिथियम reacts with CuI to form, CuI के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। क्या बनाता है, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, है ना, क्या बनाता है, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट बनाता है। ठीक है, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट का फॉर्मेशन करता है। कैसा होता है भाई लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, तो ऐसा होता है लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये चीज बनता है। क्लियर है मेरी बात? तो देख लेते हैं इसका रिएक्शन भी। RLI जो मेरा है, ये RLI रिएक्ट करेगा CuI के साथ में और क्या बना देगा, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट और साथ में एक लिथियम आयोडाइड बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये बन गया लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट को हम लोग गिलमन्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, गिलमन्स रिएजेंट, ध्यान रखिएगा, गिलमन्स रिएजेंट कहते हैं। बहुत यूजफुल कंपाउंड है, बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है ना, दो। ठीक है, तो इधर जो हम लोग देखें, कोई अल्काइल लिथियम का रिएक्शन हम लोगों ने CuI के साथ में करवा दिया। CuI के साथ करवाने के बाद हम लोग का जो प्रोडक्ट बना वो था लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट।
लिथियम डाइल्काइल क्यूपरेट को हम लोग गिलमन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिख दिया गिलमन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब ये जो गिलमन्स रिएजेंट बना, ये गिलमन्स रिएजेंट स्टेप 3 की तरफ में हम लोग मूव करेंगे। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा कि लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट जो आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये रिएक्ट करेगा अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ में, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। और ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, ये अल्काइल हैलाइड सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो अल्काइल हैलाइड अभी आया, ये अल्काइल हैलाइड सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकता है ना। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, जैसा आपको लेना है आप ले लो। यहीं पे आप इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो, इस अल्काइल ग्रुप को के सिलेक्शन में आप इंडिपेंडेंट है। ये दोनों ही अल्काइल, यहां से एक अल्काइल ग्रुप और यहां से ये एक अल्काइल, ये दोनों आपस में कंडेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R और R' आपस में मिल जाएगा, और R और R' आपस में मिलकर के एक हायर अल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे यहाँ पे, है ना। क्या फॉर्म करेंगे, एक हायर अल्केन को, है ना। तो यहाँ पे देखो एक पहला वाला अल्काइल और एक नया जो अल्काइल ग्रुप हम लोग लिए थे अल्काइल हैलाइड से, एक नया जो अल्काइल लिए थे वो अल्काइल, दोनों आपस में आकर के क्या हो गया, कंडेंस्ड हो गया, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट इधर को बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, सिमिलर डिसिमिलर, जैसा भी आपको करना है आप कर लीजिए। अब आपको 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला, है ना। तो चलिए फिर आगे का बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखा जाए, इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। फिर एक अल्काइल हैलाइड आप ले लो, सपोज CH3Br, ठीक है, CH3Br। इस CH3Br का रिएक्शन आप लिथियम के साथ में करवा दो, ये तुरंत क्या बन जाएगा, CH3Li। ये CH3Li रिएक्ट कर जाएगा CuI के साथ में और लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, इसका 2 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। तो लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट गिलमन्स रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब गिलमन्स रिएजेंट में आप इंडिपेंडेंट हैं दूसरा कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेने के लिए। आप यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो। आप यहाँ पे जैसे कि हम लोगों को 3 कार्बन का फॉर्म करना था, गिलमन्स रिएजेंट में आप इंडिपेंडेंट है कोई भी अल्काइल हैलाइड लेने के लिए। जैसे कि हमको 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड बनाना था, तो हम CH3 CH2 Cl ले लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ का अल्काइल ग्रुप और इधर जो अल्काइल ग्रुप है, इधर क्या अल्काइल ग्रुप है, इधर CH3 अल्काइल ग्रुप है ना। तो इधर से एक CH3 और इधर से CH3 CH2 आपस में मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 CH2 एक CH3 के साथ मिल गया और आपके लिए देखो 3 कार्बन का एक अनसिमेट्रिकल एल्केन आपके लिए रेडी हो गया। और यहाँ पे फिर कोई आपको दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे कोई मिक्सचर ऑफ एल्केन नहीं बनने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है ना, कि हायर अल्केन जो बनता है उस हायर अल्केन में हम लोग एक अल्काइल ग्रुप को, जो नया अल्काइल ग्रुप हमको लेना है उसके सिलेक्शन में हम इंडिपेंडेंट होते हैं। साथ ही साथ में ये RCU प्लस LiX बाई प्रोडक्ट में बना देता है, तो बाई प्रोडक्ट से हमको फिर कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि एक गिलमन्स रिएजेंट हम लोग ले लिए, है ना। गिलमन्स रिएजेंट लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट हम ले लिए। अब लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट में आप जैसा भी अल्काइल ग्रुप चाहे वैसा अल्काइल हैलाइड आप लगा सकते हैं। अल्काइल हैलाइड, एराइड हैलाइड भी आप चाहो वो भी लगा सकते हो, जो भी आप चाहो। आप अगर चाहते हो नॉर्मल कोई अल्काइल ग्रुप ले लेने का, तो आप एक नॉर्मल अल्काइल हैलाइड आप ले लो, है ना, ईथर के प्रेजेंस में। ये R और R' आपस में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि हम साइक्लिक लेंगे, तो ठीक है, आप साइक्लिक कंपाउंड ले लो, साइक्लोहेक्सेन में आप क्लोरीन लगा लो, आप ये ले लो, है ना। यहां से क्या हो जाएगा, ये Cl चला जाएगा, ये कार्बन जाकर के उस R से जुड़ जाएगा, तो जिस कार्बन पे हेलोजन था वो कार्बन पे अभी R आ जाएगा, है ना। आप सोचोगे कि हम क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, बेंजीन रिंग पे Cl लगा लो, क्लोरोबेंजीन आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत R आकर के लग जाएगा। ये रिएक्शन फिर हम लोग आगे भी चल के पढ़ेंगे। इस रिएक्शन के बारे में हम लोग बेंजीन चैप्टर में भी कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आप चाहोगे कि एलाइल विनाइल ग्रुप को ले लेना है, तो ठीक है, आप एनाइल विनाइल ग्रुप को भी ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। देखो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और ये कार्बन जाकर के जुड़ जाएगा उधर में, तो ये कार्बन जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आकर के R लग गया आपका, है ना। आप ये भी ले सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, है ना।
आप ये ले लो, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अब ये कार्बन जाकर के इधर R से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। तो आप चाहे सेचुरेटेड हो, अनसेचुरेटेड हो, ओपन चैन हो, क्लोज चैन हो, एरोमेटिक हो, आप ले लो। आप अल्काइल हैलाइड लेने के लिए एकदम इंडिपेंडेंट हो, है ना। यही इस रिएक्शन की सबसे खास बात होती है। आपका कपलिंग प्रोडक्ट आपके सामने होगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये है पूरा आपका कोरी हाउस रिएक्शन, ये है आपका कोरी हाउस रिएक्शन। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड से देखिए 4 मेथड्स को मैंने डिस्कस किया। बाय रिडक्शन पहला, दूसरा उर्ज रिएक्शन, तीसरा फ्रैंकलिन रिएक्शन और चौथा कोरी हाउस रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत सारा रिवीजन करो। ठीक है, ये पूरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये इसका पूरा एक PDF का लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस नोट्स को डाउनलोड कर लो। वीडियोस को देखो, नोट्स को देखो, वीडियोस को देखो, नोट्स को देखो, नोट्स को पढ़ो, फिर वीडियोस को देखो, फिर एक बार नोट्स पढ़ो, फिर एक बार वीडियोस देखो। 3-4 बार ये काम करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और फिर आप जब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करके IITs और नीट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन बनेगा, विद इन सेकेंड, यूं चुटकी बजा के क्वेश्चन बन जाएगा, यूं। समझे? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एल्कोहल बात करते हैं, एल्कोहल से प्रिपरेशन का। तो फ्रॉम एल्कोहल, है ना, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से बनाने का 2 प्रोसेस है। एल्कोहल से एल्केन बनाने का हमारे पास 2 प्रोसेस है। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कि बाय यूजिंग रेडपी प्लस HI। रेडपी और HI को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेडपी और HI को यूज कर सकते हैं। अब क्या करो, कोई भी एक अल्कोहल ले लो, ROH आप ले लो। ठीक है, ROH में आप रेडपी और HI डाल दो, रेडपी और HI डाल दो। करस्पॉन्डिंग एल्केन आपके हाथ में होगा, करस्पॉन्डिंग आपका बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एल्केन आपके हाथ में होगा। मतलब कि जैसा मेरा अल्काइल होगा, उस अल्काइल का एल्केन आपके पास होगा, OH की जगह पे H आके लग जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं कर दे रहा हूं, आप देख लो। सपोज CH3 CH2 OH है मेरे पास। अगर हम लोग इसमें रेडपी और HI डाल दें, ठीक है, तो रेडपी और HI डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तुरंत CH3 CH2, और OH की जगह पे अब क्या आ जाएगा, इस OH की जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो OH की जगह पे H आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? गुड। दूसरा जो प्रोसेस है इसमें, जो सेकेंड प्रोसेस है वो है, सेकेंड प्रोसेस है कि कोई भी आप अल्कोहल ले लो, अल्कोहल का रिएक्शन आप TSCl के साथ करवा दो। ठीक है, TSCl के साथ करवा दो, तो यहां से H और Cl निकल जाएगा और TS H को सब्स्टिट्यूट करेगा, बन जाएगा ROTS। अब ये जो ग्रुप, ये जो कंपाउंड बना ना आपका, इस कंपाउंड को आप रिड्यूस करवा दो। यहाँ पे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डाल दो। जैसे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे, ये तुरंत रिड्यूस होकर के आपका करस्पॉन्डिंग एल्केन आपके पास। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूं, आप देख लीजिए। सपोज मेरे पास CH3OH है, इसका रिएक्शन अगर हम TSCl के साथ करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3OTS। अब इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते ये क्या बन जाएगा, CH4। तो रिडक्शन हो गया। तो आप देखो क्या कि हम अल्कोहल से 2 मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कार्बोनाइल्स, एसिड्स, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट और कुछ एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जहां से हम लोग एल्केन्स को बना सकते हैं। हम लोग देखेंगे एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल्स, फ्रॉम कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल्स में हम लोग जैसे जानते हैं कि कार्बोनाइल 2 तरह के होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है, जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप क्या रहे आपका, टर्मिनल पोजीशन पे रहे, मतलब कि एक साइड में अल्काइल और दूसरे साइड में हाइड्रोजन कंटेन करे। और कीटोन क्या होता है, जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप नॉन टर्मिनल पोजीशन पे हो, मतलब कि दोनों ही साइड में वो क्या कर रहा हो, अल्काइल ग्रुप को कंटेन कर रहा हो। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। 3 मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं किसी भी कार्बोनाइल को
आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे जो भी हो, उसको एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग देखें यहाँ पे कि मेरे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है करस्पॉन्डिंग एल्केन में, किस में कन्वर्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एल्केन में, तो मेरे पास 4 रिएक्शंस हैं, 4 ऐसे रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शन से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है, हम लोग बोले इसको कि ZnHg प्लस HCl, अगर रिएजेंट हम लोग लें, जिसको हम लोग क्लीमेंसन्स रिडक्शन कहते हैं, क्लीमेंसन्स रिडक्शन कहते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन के थ्रू हम लोग किसी भी कार्बोनाइल को, आइदर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे भी। दूसरा हम लोगों का जो रिएक्शन होता है वो होता है NH2NH2OH-, दूसरा जो रिएजेंट हम लोग ले लेते हैं NH2NH2OH- को हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वुल्फ किस्नर रिडक्शन के नाम से जानते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, वुल्फ किस्नर्स रिडक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा हम लोग यहाँ पे रेड पी और HI ले सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI लेकर के हम लोग थोड़ा सा अगर हीट कर दें तो ये रिडक्शन कर सकता है कार्बोनाइल्स को एल्केन में। और फोर्थ हम लोग ले सकते हैं ट्राईमिथाइलिन मर्केप्टेन कंपाउंड को। ठीक है, ट्राईमिथाइलिन मर्केप्टेन कंपाउंड कैसा होता है, SH CH2 थ्राइस SH। ठीक है, इसको हम लोग BF3 के प्रेजेंस में लेते हैं और फॉलोड बाय हम लोग रिएक्शन में क्या करवा देते हैं, H2 प्लस PD या NI डाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर ट्राईमिथाइलिन मर्केप्टेन को ले लें, ट्राईमिथाइलिन मर्केप्टेन को अगर हम लोग रिएक्शन में ले लें फॉलोड बाय H2 प्लस PD या NI, तो जो भी एल्केन हो, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, आप इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कोई एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जब हम लोग ये रिड्यूसिंग एजेंट्स को लेते हैं तो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स आते हैं और ऑक्सीजन को लेकर चले जाते हैं, और जब ऑक्सीजन चला जाता है कार्बोनाइल से तो कार्बोनाइल के ये दोनों ही बॉन्ड क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और उस दोनों बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन्स आकर के लग जाते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट कैसा बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है C, और इस पे 2 हाइड्रोजन आकर के लग गया तो CH2 हो गया, मिथाइलिन ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, प्लस H2O बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जितने भी हैं वो सभी क्या करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, और नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके इस मैकेनिज्म को परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोनाइल के जगह पे मिथाइलिन ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। राइट, तो देखो यहाँ पे RCH3 का फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये जो है ये क्या बनाएगा, RCH3 बना देगा, और ये जो है ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका RCH2R। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई, RCH2R, RCH2R, है ना। ये कंपाउंड A है और ये कंपाउंड B है, तो कंपाउंड A आपका ये बनाएगा और कंपाउंड B आपका ये बनाएगा। मतलब क्या है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनाइल ग्रुप मतलब CO ग्रुप, CO ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड टू CH2 ग्रुप, आपको बस यही ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो चाहे कीटोन में हो या फिर वो एल्डिहाइड में हो। क्लियर है मेरी बात, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे क्या करेंगे, सिमिलर प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, तो ये हो गया आपका कार्बोनाइल से प्रिपरेशन, है ना। अगला प्रिपरेशन हम लोग देखें फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड। एसिड से अगर हम लोग प्रिपरेशन करने को जाएं, एसिड से अगर प्रिपरेशन हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, 2 रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और हम लोग अगर हो सके तो एक और रिएक्शन यहाँ पे बात कर देंगे, एक और रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं रेड पी प्लस HI,
रेड पी प्लस एच आई, रिडक्शन करवा सकते हैं रेड पी और एच आई से, तो भी आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एल्केन का, है ना, करस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला इसमें देखें, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग देखें तो इसका जो रिएजेंट होता है, ये तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, है ना, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लास 10th में आप इस चीज को पढ़े होंगे। इसकी जो रिएजेंट होती है वो क्या होती है, इसकी रिएजेंट क्या होती है, सोडा लाइम होती है। हम लोग क्या बोलते हैं, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम। ये एक तरह का डिसेंडिंग सीरीज रिएक्शन होता है, डिसेंडिंग सीरीज रिएक्शन होता है। ठीक है, वुड्स को हम लोग पढ़े थे, वुड्स, फ्रैंकलैंड और कोडी हाउस असेंडिंग सीरीज रिएक्शन होता है और ये डिसेंडिंग सीरीज रिएक्शन होता है। तो आप समझ गए डिसेंडिंग सीरीज रिएक्शन मतलब क्या होगा, जहां पे जो प्रोडक्ट होगा, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर जो रिएजेंट होगा उससे कम होगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट से कार्बन का नंबर कम होगा, कहां पे, प्रोडक्ट में। क्लियर है मेरी बात। चलिए तो रिएक्शन को देखते हैं। कोई भी एक एसिड आप ले लो, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लो, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप NaOH के साथ में करवा दो तो क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाएगा। इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट करवा दीजिए NaOH और CaO के साथ में, NaOH और CaO के साथ में। तो जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RH प्लस Na2CO3, आपका ये प्रोडक्ट होगा। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, RH है ना। अब देखिए यहाँ पे जितना भी कार्बन का आपका होगा प्रोडक्ट, जितना भी कार्बन का आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट है, उससे एक कार्बन कम हो गया। एक कार्बन कहाँ चला गया, एक कार्बन देखो यहाँ पे आपका कार्बोनेट बनने चला गया, कार्बोनेट में चला गया। तो एक कार्बन आपका कार्बोनेट में चला गया, है ना, तो कार्बोनेट में चला गया तो आपका क्या हो गया भाई, डिसेंडिंग सीरीज हो गया। अगर हम लोग इस रिएक्शन का एक एग्जांपल देखें, तो हम लोग क्या देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। इसका रिएक्शन अगर हम सोडा लाइम के साथ करवा दें, NaOH और CaO के साथ करवा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा, NaHCO3 बनके, Na2CO3 बनके, और ये H CH3 के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH4 प्लस Na2CO3। तो अब आप थोड़ा प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए और सबस्ट्रेट पे ध्यान दीजिए। सबस्ट्रेट मेरा कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का। प्रोडक्ट मेरा कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का। तो 1 कार्बन कम हो जाता है, डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आप क्या कर दो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप हटा दिया करो, कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन होता है वो कार्बन चला जाता है। क्लियर है मेरी बात। तो ये है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम लोग दूसरा रिएक्शन यहां पे देखें। दूसरा प्रिपरेशन है कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको क्या करना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ये प्रिपरेशन और मैकेनिज्म प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद हम लोग एक क्लास क्वेश्चंस के लिए करेंगे, वहां पे हम आपको बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन दिखाएंगे। वहां पे आपको बताएंगे कि कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए आपको क्या करना है, एक एसिड का सॉल्ट बना लेना है। तो हम लोग चलिए भाई, एसिटिक एसिड का हम लोग सॉल्ट बना दिए। एसिटिक एसिड का हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट कर दिए। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जाएगा, जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा कैसे, केटायन और एनायन में, है ना। तो केटायन और एनायन में ब्रेक कर गया। अब क्या होगा, एट एनोड क्या आएगा, एनायन आएगा। एट एनोड एनायन आ गया। एनायन क्या है आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये है आपका एनायन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ देखो ये एक ऐसा बॉन्ड था O और Na का, और ये बॉन्ड ब्रेक कर गया टुवर्ड ऑक्सीजन। तो टुवर्ड ऑक्सीजन ब्रेक कर गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन वाला तो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला, ये देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कलर से दे देते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है। बॉन्ड ब्रेक जब हुआ तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गया, मतलब कि जो ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन भी किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास आ गया। तो ऑक्सीजन के पास क्या हो गया कि ऑक्सीजन के पास अपना
अपना इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है ही, वो देखो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया, और सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया तो एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है, ठीक है। तो वहां पे हमको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे इसका ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लिया, और ये ऊपर जो आपको ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का इलेक्ट्रॉन, और बाकी दो लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास अपना है ही, नॉन बॉन्डिंग दो इलेक्ट्रॉन, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास नॉन बॉन्डिंग है ही, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे है, ठीक है। अब क्या होता है, एट एनोड क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हम लोग ऐसा कर देते हैं कि एनोड के ऊपर में दो दो मॉलिक्यूल्स आया, दो मॉलिक्यूल्स आया तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया गया, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ मतलब कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो हम हाईलाइट कर दिए, वो वाली जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन चली गई, जो इलेक्ट्रॉन कहीं और से आया था, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लाया गया था, वो इलेक्ट्रॉन चला गया। तो उस इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद क्या बना, उस पर ध्यान दो। उस इलेक्ट्रॉन को जाने के बाद क्या रहा, ऑक्सीजन के ऊपर ये वाली इलेक्ट्रॉन रह गई, राइट, अपनी खुद की इलेक्ट्रॉन, वो तो इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा ही रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन रह गया। तो देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, क्या फॉर्मेशन हो गया, एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, है ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कार्बन के पास डालेगा, इसका कार्बोनाइल वाला जो कार्बन है ये वाला इसके पास डालेगा, ये क्या करेगा, अपने इधर से एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके ऑक्सीजन के पास डाल देगा और इस बॉन्ड को होमोलाइसिस में डाल देगा, ये बॉन्ड होमोलिटिकली फिजन में चला जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो जब ये बॉन्ड होमोलिटिकल फिजन में चला गया तो आप देखो क्या बना, यहाँ पे CH3 के पास अब फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो CH3 का रेडिकल बन गया, और प्लस इस साइड में देखो CO2 निकल गया, तो इस साइड में CO2 निकल गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन का फ्री रेडिकल बना, क्या बना भाई, कार्बन का फ्री रेडिकल बना, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में वुड्स रिएक्शन में आपको हम बताए थे कि कभी भी जब कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाए तो हाइपर कंजुगेशन होने की चांसेस होती है, और वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन होता है। तो यहां तो एक कार्बन का है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर यही अल्काइल दो कार्बन का होता तो डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन हो सकता था, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये दो रेडिकल्स बने हैं, दो रेडिकल्स बने हैं, CH3 का दो रेडिकल बना है, ये दोनों ही रेडिकल अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके क्या कर दिए, शेयर करके यहाँ पे, और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो देखिए एक एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके इसको आराम से देख लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो एनोड के ऊपर में हम लोग का प्रोडक्ट बन के रेडी है, ठीक है। जब एनोड के ऊपर में हम लोग का प्रोडक्ट बन गया तो कैथोड को के ऊपर में आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा। आपको देखना है तो देख लो, नहीं देखना है तो रहने दो। बाई प्रोडक्ट से हम लोग को ऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ लेना देना होता भी नहीं है, तो हम कैथोड छोड़ देते हैं, है ना। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस तो हो गया, ठीक है। अगला प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं रेडपी और HI से, ठीक है। एसिड को हम लोग रिड्यूस करके और क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं रेडपी और HI से, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रिपरेशन। तीसरा प्रिपरेशन देखते हैं आपका रेडपी प्लस HI, रेड फॉस्फोरस और HI, है ना, बाय रिडक्शन, बाय यूजिंग दिस, है ना, इसका यूज करके। तो कोई भी आप एक एसिड ले लो, लाइक आप RC डबल बॉन्ड OH ले लिए, इस पे आप क्या डाल दीजिए, रेडपी और HI डाल दीजिए, रेडपी और HI डाल के थोड़ा सा हीट कर दीजिए। ये क्या करेगा, सिंपली उसको रिड्यूस कर देगा RCH3, मतलब कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप आपका CH3 में रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब आप देख लो सेम कार्बन का बनता है, सेम कार्बन का आपका ये एल्केन बना एसिड से, तो रेडपी और HI से ये रिडक्शन होता है, ठीक है। चलिए तो यहां तक आपका एसिड से कंप्लीट हो गया, है ना, एसिड से कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग देखेंगे ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से फॉर्मेशन कैसा होता है ना। तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करें फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट,
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर प्रिपरेशन देखना है तो आपको पहले जानना होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता कैसा है। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है भाई? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं जिस कंपाउंड में मेटल डायरेक्टली अटैच हो जाए किसी भी एल्काइल ग्रुप से, मेटल डायरेक्टली अटैच रहे किसी भी एल्काइल ग्रुप से, तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है एक मेटल जो कि डायरेक्टली अटैच है इस R से, ठीक है। अब वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए एल्काइल से ही। जैसे ऊपर देखो यहाँ पे आप देखो कि ये भी एक मेटल है, ये Na भी एक मेटल था लेकिन वो ऑक्सीजन से अटैच था, वो किसी अल्काइल से अटैच नहीं था, तो हम लोग उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं कह सकते। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के लिए क्या होना जरूरी है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के लिए अल्काइल के साथ डायरेक्ट अटैच होना चाहिए मेटल, तभी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। किसी भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में, वो चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो या फिर वो चाहे अल्काइल लिथियम हो, है ना, कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड रहे, अगर हम लोग उस कंपाउंड का रिएक्शन करवा देते हैं किसी भी एक ऐसे रिएजेंट के साथ में जो रिएजेंट एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है मतलब कि वो H+ रिलीज करने वाला है, ठीक है। एसिडिक नेचर का है मतलब वो H+ रिलीज करने वाला है। तो अगर वो H+ रिलीज करने वाला है, जैसे कि हम वाटर ले लिए, वाटर क्या कर जाएगा, एसिडिक मीडियम में हम वाटर ले लेते हैं तो H+ को रिलीज कर देगा। अब यहाँ पर देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, आपका अल्काइल माइनस चार्ज लेगा और मैग्नीशियम मेटल है तो प्लस चार्ज लेगा। यहाँ पे भी देखो ये क्या हो जाएगा, अल्काइल माइनस चार्ज लेगा और ये लिथियम मेटल है तो प्लस चार्ज लेगा। अब ये पॉजिटिव वाला जो आपका हाइड्रोजन है वो सीधा अटैक करेगा कहाँ पे, अल्काइल पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट RH बन जाएगा। तो देखो एल्केन आपका प्रोडक्ट बन गया, है ना, एल्केन आपका प्रोडक्ट हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे भी वही चीज हो जाए कि ROH एसिडिक मीडियम में इसके ऊपर अटैक करवा दिया जाए तो ये प्लस और ये माइनस में ब्रेक कर देगा और ये सीधा किसके ऊपर अटैक करेगा, इस R के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, RH, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम लोग करवा देते हैं एक ऐसे कंपाउंड के साथ में, एक ऐसे रिएजेंट के साथ में जो रिएजेंट H+ रिलीज करने वाला हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अल्कोहल ले सकते थे, HOH H+ और RO- निकल जाता तो भी आपका रिएक्शन हो जाता, है ना। एसिटिलीन ले लेते, वो भी एसिडिक नेचर का होता है, H+ रिलीज कर देता तो वहां से भी रिएक्शन हो जाता, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से हम लोग एल्केन का, करस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर उसका हम रिएक्शन किसी भी एक ऐसे सबस्ट्रेट के साथ में किसी भी एक ऐसे रिएजेंट के साथ में करवा दे जिस रिएजेंट के पास क्या हो, एक H+ रिलीज करने की टेंडेंसी हो, मतलब एसिडिक नेचर का हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम लोग देखेंगे एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स। कुछ एक मेटल कार्बाइड्स हैं जो एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं, तो हम लोग देख लें फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स। मीथेन का फॉर्मेशन होता है बेसिकली यहाँ पे फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स, ठीक है। तो दो मेटल कार्बाइड्स ऐसे होते हैं जो मीथेन का प्रिपरेशन कर देते हैं। पहला उसमें होता है, आप बोल सकते हो Al4C3 एल्यूमिनियम का कार्बाइड और बेरिलियम का कार्बाइड। तो एल्यूमिनियम का कार्बाइड Al4C3 में अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा दें, इसमें अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा दें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस प्लस CH4, ठीक है। ये एक बन गया, देखो यहाँ पे CH4 का फॉर्मेशन हो गया। और बेरिलियम का कार्बाइड के साथ में भी हम लोग सेम रिएक्शन करवा देते हैं। बेरिलियम के कार्बाइड को भी अगर हाइड्रोलाइसिस में हम डाल देते हैं तो वो भी क्या करता है, वो भी करता है बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में CH4 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ एक मेटल कार्बाइड्स एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड क्या करता है, मीथेन का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रिपरेशन का पार्ट एल्केन का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है ना। अब अगला जो हम लोग का वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन को लेकर के बात करेंगे। उसको हम लोग एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन को। और फिर हम लोग IITs के सारे क्वेश्चंस, नीट के सारे क्वेश्चंस, मेंस के जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे
हम लोग के अगले वीडियो में, मतलब कि प्रॉपर्टीज के बाद वाले वीडियो में, है ना। चलिए तब तक के लिए आप लोग गुड बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।